हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहें, अच्छे रहें और आगे बढ़ते रहें। आज बहन बेटियों के नाम कुछ याद आ गए हैं। जो बहन बेटियां हैं उनको आप अच्छे से रखें, उनका सहयोग करें, उनसे अच्छी तरह बातचीत करें, क्योंकि यह एक दिन अगले घर चली जाएगी। जो बेटियां हैं वो चंद समय के लिए हमारे साथ रहती है। एक समय आता है जब ये अपनों को छोड़ करके है दूसरे घर में जाती है, उसका फिर से जन्म होता है और उस परिवार को वह अपना मानकर आगे की ओर बढ़ती है। ये तो लड़कियां और बेटियां ही होती है जो एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है और उसे अपना मानकर उसको सब कुछ सर्वस्व जो कहे निछावर है वो कर देती है। अपने लड़के अपने तो कहीं नहीं रह सकते, अपने तो 2 दिन इधर चले जाते हैं, तीसरे दिन घर भागने की कोशिश करते हैं। ये लड़कियां ही होती हैं, ये बहनें ही होती हैं जो अपना घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ करके अगले घर में जाती है। शुरू में तो जाती है तब इन्हें पता ही नहीं रहता कि किस प्रकार के लोग होंगे, कैसा उनका व्यवहार होगा, कैसे बातचीत करेंगे, क्या मन लगेगा या नहीं लगेगा, क्या मेरे साथ अच्छी बातें करेंगे या नहीं करेंगे, किसी प्रकार का दबाव डालेंगे, किस प्रकार के होंगे, जो उनके ससुर है, सास है, किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। 100 बातें उलझनी होती है, दबाव में रहती है बच्चियां। हर समय क्या है उनके दिमाग में रहता है कि किस प्रकार मैं झेलूंगा, किस प्रकार क्या है उनको मैं किस प्रकार क्या है उनके साथ रह पाऊंगी। क्यों? वो तो दूसरा परिवार लगता है। जब शुरू में जुड़ते हैं तो वो क्या है दूसरा परिवार लगता है, लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार क्या है बाद में वो अपना लगने लग जाता है जब अच्छे तरह से क्या व्यवहार करते हैं। तो प्लीज़ बेटियों और बहनों के साथ जब भी आपके पास वो आए तो उनसे अच्छे से बातें करें, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, जिससे उनको लगे कि उनका पीहर अपना है, अपने लोग हैं। क्यों? ससुराल में जाती है तो उसका जो दिल है पसीज जाता है। जब घर को छोड़कर जाती है तो उसकी आत्मा क्या कहती है वो उसी पता है। जब शादी करते हैं कई बहनें उनकी शादी होगी, लेकिन कई भाइयों की बहनें हैं उनकी शादी नहीं हुई, वो करेंगे या अभी करेंगे या आगे वाले समय में करेंगे। तो उन भाइयों के लिए विशेष है कि अपनी बहनों का ध्यान रखें, उनसे अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातचीत करें उनके साथ, ताकि कल को वो जब ससुराल जाए तो उन्हें तकलीफ न हो कि हाँ हम पीहर में आएंगे तो हमारे साथ का अच्छा व्यवहार होगा। क्यों? जब उनकी शादी रखी जाती है, जब आपका किसी की शादी होती है, कोई बहन बेटी उसकी शादी होती है, तो अपने तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं भी शादी हो रही है, लेकिन उस जो बेटी जा रही है उसको पता रहता है कि किस प्रकार वो जाएगी, उसकी आत्मा क्या कहती है। वो मन ही मन घुट घुट कर रोती है, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी को कहे नहीं बताती है, सबके सामने खुशी से रहेगी, लेकिन उसकी आत्मा क्या कहती है, उसके मन में दिल में 100 विचार आते हैं, लेकिन न तो वो माँ बाप को न बहन भाई को किसी को नहीं कह पाती है। क्यों? उसके दिमाग में हरदम यह रहता है कि किसा परिवार होगा, कैसे लोग होंगे, क्या मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, क्या मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, मैं उस घर में रह पाऊंगी, मेरा वहाँ मन लगेगा नहीं लगेगा। अपने जैसे कहीं जाते हैं तो 2 दिन लगेगा, मन तीसरे दिन भागेंगे। ये तो बेटियां ही हैं जो महीने 2 महीने साल 2 साल सालों साल ससुराल में रहती है और अंत में उनकी ही होकर रह जाती हैं। जिस प्रकार वो कहते हैं यहाँ पग रखना है, वहाँ पढ़ना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो उन्हीं के अनुसार चलती है और अंत में उन्हीं की होकर रह जाती है। अपनी कुछ बेटियां जो होती है अपनी इच्छाओं को मार लेती है, पहले वो तैयारी करिए किसी प्रकार का उनके अपने लक्ष्य होते हैं, लेकिन ससुराल में जाने के बाद उनके जो लक्ष्य हैं वो दमित हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो उन बेटियों के लिए है, उन बेटियों के लिए है कि जब बेटियां मायके आती हैं, बेटियां जब मायके आती है, बेटियां कब आती है? जब मायके आती है तो बटोर ले जाती है। बेटियां जब मायके आती है तो बटोर ले जाती है कुछ कपड़े, कुछ बर्तन। बेटियां जब मायके आती है तो बटोर ले जाती है कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और बेहिसाब प्यार। और क्या है? बेहिसाब प्यार। ऐसा नहीं है कि उन्हें लालच है, ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी चीज का लालच है या चाहत है बहुत सारी, लालच है या कहे चाहत है बहुत सारी नहीं, बस वो बटोर ले जाना चाहती है, बस वो बटोर ले जाना चाहती है मायके की कुछ यादें, मायके की कुछ यादें जो उन्हें ससुराल में अपनों की याद दिलाती है, अपनों की याद दिलाती रहती है। इसलिए वह अपने जो पीहर जब आती है तो कुछ बर्तन ले जाती है, कुछ कपड़े
और कुछ क्या है बेहिसाब प्यार ले जाती है, घर वालों के साथ बातचीत की है, उनको वो क्या है समेट कर बांध कर ले जाती है अपनी आत्मा में कि हाँ मेरे वहाँ पर क्या है इतना हमने अच्छी बातें की, इस प्रकार हमने इंजॉय किया, तो इस प्रकार है वो ले जाती है ससुराल में। अपने सोचते हैं लालच करिए, लालच नहीं करती है कोई भी चीज़ की है। अगर कहीं रहते हैं आप आस पड़ोस या किसी क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगी है जहाँ रहते हैं, तो आपकी घर की छोटी सी चीज़ होती है उसको याद आती है कि ये माँ ने भेजी, ये मेरे भाई ने दी है। तो इस प्रकार के ये बेटियां होती है, ये अपने हिसाब से क्या है ले जाती है अपने साथ कुछ कपड़े, कुछ बर्तन है और अपने घर वालों का प्यार। तो प्लीज़ इनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातचीत करें। जब बहनें या बेटियां जब जाती है तो बहुत दुख होता है कि ये संयोग तो क्या है घर की तो इसी की थी, लेकिन क्या इसे इन्हें आगे घर जाकर क्या दूसरा घर बसाना है और उसके लिए क्या सब कुछ अपना सब कुछ सारी जो जिंदगी है उस घर के लिए निछावर कर देनी है। इनका कुछ नहीं बनता है, कुछ भी अतीत हो, कुछ भी इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हो, कैसे भी इन्होंने क्या है अपने आगे के लिए सोचा हो, जब इनका रिश्ता या शादी कर दी जाती है तो वो केवल उनके अधीन होकर रह जाती है। वो जैसे कहते हैं उन्हें मानना पड़ता है, जैसे कहते हैं जब कहना है कहते हैं तब उठना पड़ता है। दिन भर कह काम का दबाव रहता है, सुबह उठना है, शाम को सोना है, अपनी जो इच्छाएं हैं दमित कर देती हैं। ठीक है, ये बेटियां और बहनें ही होती है तो इनको बहुत बहुत क्या है नमन है। ये बेटियां और बहनें ही ऐसा कर सकती है, हमारे जैसे लड़के हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, 2 दिन कोई चीज़ नहीं मिली तो तीसरे दिन क्या है हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, कोई व्यवस्था सही से नहीं मिली तो कहते हैं नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन बेटियों और बहनों को बहुत बहुत नमन है कि ये इतना सहन कर कर फिर भी आगे बढ़ती है, एक परिवार को छोड़कर जिसको जानती ही नहीं है उस परिवार में ढल जाती है और उसके रंग में ढल जाती है और उसको कहे आगे की ओर बढ़ाती है। तो ये कहे बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ बात थी जो बता दी। अच्छा लगे तो बढ़िया, ना लगे तो कोई बात नहीं। हम अपने भारत का जो संविधान है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हमने कंप्लीट किया, सुप्रीम कोर्ट के हमने कंप्लीट कर दिया था। 124 से 130 तक है, सूबेकार से अभी मिलना है। सह नाम का व्यक्ति वो सूबेकार से मिलना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वेतन भत्ते हैं 125 है और क्या है कर्तव्य। ठीक है, कार्यकारी जो अन्य न्यायाधीश है उसके बारे में तदर्थ न्यायाधीश है, ठीक है, तदर्थ सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और कौन से थे अभिलेख या रिकॉर्ड है, इसके बारे में कहा था। और सुप्रीम कोर्ट के क्या स्थान है, सुप्रीम कोर्ट के स्थान है 131 की बात की थी। आर्मिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार है 132, 33, 34, 36 है, इन्होंने हमने बात की थी। 132, 33, 34 और 36 की अगर बात करते हैं संवैधानिक है, दीवानी है, फौजदारी और क्या विशिष्ट मामले हैं। होटल ताज का मामला हमको बताया था, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसमें क्या है क्या क्या विवरण है वो दिया गया है। 135 की अगर हम बात करते हैं तो 135 में क्या लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट के क्या है कोई भी जो क्या संवैधानिक मामला है उनके बारे में विचार किया गया था। 137 की अगर बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन था, न्यायिक पुनरावलोकन था। इसके बाद 143 आता है कि 143 में क्या क्या है, मुख्य मुख्य अनुच्छेद बता रहा हूँ कि 143 में क्या क्या है कि राष्ट्रपति क्या किसी भी मामले को लेकर क्या है परामर्श मांग सकता है, तो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं, बाध्य है, देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये हमने पढ़े थे। अब हम बात करते हैं 148 है जिसमें क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। उनसे 148 क्या कहता है, नियंत्रक और क्या है महालेखा परीक्षक है। संविधान का अनुच्छेद 148 है। ये हमारा अंतिम, इसमें 3 से 4 अनुच्छेद, थोड़ा ही टाइम लगेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर भारत का जो संविधान है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम राजस्थान की ओर एंट्री करेंगे। तो अनुच्छेद 148 क्या कहता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। भारत का क्या होगा, CAG होगा, कंट्रोल एंड एडिटर जनरल है। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल भी कहा जाता है और कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल भी कहा जाता है। इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्यों कहा जाता है, एक तो क्या नियंत्रक शब्द है, एक है महालेखा परीक्षक है। 2 शब्दों से यह मिलकर बना है, एक को नियंत्रक कहा जाता है, दूसरा क्या है महालेखा कहा जाता है। नियंत्रक की अगर हम बात करते हैं तो नियंत्रक में कौन कौन से आते हैं, सरकार के जो सारे जो खर्चे होते हैं, नियंत्रक की बात करते हैं सरकार के समस्त जो खर्चे होते हैं वो इसके अधीन होते हैं। तो इसमें नियंत्रक की परिभाषा वैसे तो क्या कंप्लीट आता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, टाइम थोड़े से अनुच्छेद तो हो जाएगा कंप्लीट। नियंत्रक की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, सरकार के समस्त खर्चे, सरकार के समस्त खर्चे इनके अधीन होते हैं।
सीएजी जो होता है कंट्रोल और ऑडिटर जनरल जो होता है, सरकार जो भी खर्चे करती है, 5 रुपये का करेगी, 100 रुपये का करेगी, 500 रुपये का करेगी, जो भी खर्चा करती है वो सीएजी के अधीन में होता है। ये साइन करते हैं, इनसे पूछ कर खर्चे है निकलते हैं, ये खर्चे देते हैं। तो नियंत्रक इसलिए कहा जाता है कि सरकार के समस्त खर्चे इनके अधीन में होते हैं, ठीक है। और इसको महालेखा परीक्षक क्यों कहा जाता है? महालेखा परीक्षक क्यों कहा जाता है? तो इसे महालेखा परीक्षक इसलिए कहा जाता है कि संसद है, संसद के द्वारा कोई भी आवंटित है धन है, कोई भी धन आवंटित कर दिया है तो उस धन की देख रेख का कार्य कौन करता है? ये जीएजी करता है। इसका धन का देख रेख का कार्य है वो महालेखा एवं परीक्षक करता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यानी संसद के द्वारा इसे महालेखा परीक्षक क्यों कहा जाता है? यानी संसद के द्वारा जो भी धन आवंटित किया जाता है, संसद के द्वारा जो भी धन आवंटित किया जाता है उसकी देख रेख का जिम्मा सीएजी का। यानी सुप्रीम कोर्ट संसद है, बजट पेश किया जाता है तो संसद के द्वारा संबंधित राज्य को किसी भी प्रकार का धन आवंटित किया जाता है कि आपके लिए इस क्षेत्र में इतने पैसे हम अनुदान के रूप में दे रहे हैं, आप इस क्षेत्र में लगाएं। तो इसका क्या है? इसका कंट्रोल किसके पास है? धन आवंटित कर दिया लेकिन पैसा रखा है, संबंधित राज्य के लिए पैसा रखा है, तो इसके ऊपर अधीन की कार्य करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है? सीएजी करता है। और जो धन दिया है उसका उचित रूप से प्रयोग हो रहा है, यानी जिस क्षेत्र के लिए धन आवंटित किया है यह उस क्षेत्र में काम में लिया जा रहा है या नहीं, इसका प्रावधान भी इसमें दिया गया है। यानी आवंटित धन का सही से या उचित से प्रयोग किया जा रहा है यानी जो हमने धन दिया है, संसद ने जो धन आवंटित किया है वो जिस कार्य के लिए आवंटित किया है क्या उसमें इसका प्रयोग किया जा रहा है? इसमें इसका क्या प्रयोग किया जा रहा है? ये किसमें? महालेखा परीक्षक में। इसलिए इसका पूरा नाम क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। नियंत्रक है यानी सरकार के सारे जो खर्चे इसके अधीन होते हैं। और महालेखा परीक्षक क्यों कहा जाता है? कि संसद के द्वारा जो भी धन आवंटित किया गया है वो संबंधित मुद्दे के लिए जिसके लिए दिया गया है क्या उसके लिए सही से क्या प्रयोग में लिया जा रहा है, तो इससे संबंधित प्रावधान है, इसलिए इसे सीएजी कहा जाता है। अब सीएजी क्या होती है? नियुक्ति होती है, निर्वाचन होता है, ठीक है। सीएजी की नियुक्ति होती है या कहीं निर्वाचन है। तो 148 क्या कहता है? भारत का सीएजी का कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल होता है। तो अब इसमें अगला पॉइंट पड़ता है कि क्या सीएजी का निर्वाचन किया जाता है? क्या वोट के माध्यम से या किसी मतपत्र के आधार पर इनका क्या निर्वाचन किया जाता है? नहीं, सीएजी का निर्वाचन नहीं होता है। सीएजी क्या होती है? नियुक्ति होती है। दूसरा पॉइंट है सीएजी क्या होती है? नियुक्ति होती है। सीएजी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। कौन सा पति है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? नियुक्ति होती है। सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की क्या है? नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है? पदावधि या कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका जो पदावधि है, कार्यकाल है, कार्यकाल क्या होता है? या तो इसका 6 वर्ष है कार्यकाल, या तो इसका 6 वर्ष रखा जाता है, या इसके कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल है 65 वर्ष है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र होती है उसी के आधार पर इसका कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष या 65 वर्ष है वो अगर हम बात करते हैं सीएजी का कार्यकाल होता है। या तो 6 वर्ष रखा जाएगा, इसमें 6 का ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन किए जाते हैं कि इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष है, दोनों में जो पहले हो जाता है उसी के आधार पर क्या है? इनको पद से त्याग देना पड़ता है, पद से क्या है? निकालना पड़ता है। वर्तमान की अगर सीएजी की बात करते हैं तो वर्तमान कौन से? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जीसी मुर्मू है। गिरीश चंद्र जो मुर्मू है ये 15वें कौन से हैं? 15वें सीएजी है, ठीक है। वर्तमान 2023 की सीएजी एंड कंट्रोल और ऑडिटर जनरल कौन से आते हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से मुर्मू? गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र जो मुर्मू है वर्तमान के क्या है? सीएजी है।
अब इनका पदक्रम पूछ लिया जाता है कि कौन से पद के हैं, तो ये क्या 15वें पद पर 15वें स्थान पर क्या है भारत के सीएजी है वो कौन से आते हैं, गिरीश चंद्र क्या है मुर्मू है, ठीक है, गिरीश चंद्र क्या है मुर्मू है, ठीक है। तो 1948 क्या कहता है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा विकसित होता है। इसकी नियुक्ति की बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष है, जो भी पहले हो जाए उसी के आधार पर इसको पद से त्याग देना होता है। वर्तमान सीएजी की बात करते हैं तो इसका गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनकी अगर वेतन की बात करते हैं भारत की संचित निधि से क्या इनको कहे वेतन है वो दिया जाता है। सीएजी की बात करते हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के जिस प्रकार न्यायाधीश का वेतन होता है इसी प्रकार इनका वेतन होता है, उसी के समान चलता है। और इनकी बात करते हैं वेतन दिया कहाँ से जाता है, संचित निधि, उससे क्या है भारत के सीएजी को कंट्रोल ऑडिटर जनरल क्या है वेतन है वो दिया जाता है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं अनुच्छेद 148 पूरा होता है। अनुच्छेद 149 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 149 में क्या क्या दिया गया। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं तो सीएजी के एक तो क्या कार्य है और दूसरी कौन सी शक्तियां हैं, यानी सीएजी के कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 149 सीएजी के कार्य यानी इसकी क्या क्या कार्य है और दूसरा और बात करते हैं शक्तियां हैं। सीएजी के कार्य है और कौन से आते हैं शक्तियां हैं। सीएजी के कार्य और सीएजी की जो शक्तियां हैं वो संविधान के अनुच्छेद 149 में दी गई है। 149 क्या कहता है कि कंट्रोल ऑन ऑडिटर जनरल के शक्तियां होंगी उनकी क्या कार्य होंगे, ठीक है। 149 150 क्या कहता है, अनुच्छेद 150 की अगर बात करते हैं 150 में किसका विवरण दिया गया, केंद्र है कोई भी क्या केंद्र सरकार और राज्य है, केंद्र और क्या है राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है। तो केंद्र संघ व राज्यों के मध्य, ठीक है, केंद्र है राज्य है यानी संघ व राज्यों के मध्य कोई लोक लेखा समिति किसी भी प्रकार का लेन देन के मामले हैं वो संविधान के अनुच्छेद 150 में दिए गए हैं। यानी संघ तथा राज्यों के लेखा लेखों के संबंध कौन से होते हैं इसके दिए जाते हैं। संघ व राज्यों के लेखों संबंधित विवरण। संघ होगी केंद्र सरकार, संघ होती है, संघ को केंद्र भी कहा जाता है। केंद्र व राज्य के संबंध में कोई भी किसी प्रकार का जो लेन देन है, केंद्र व राज्य के संबंध में कोई भी लेन देन है वो जो है उसके संबंधित जो कोई भी लेखों का जो विवरण है वो राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से लिया जाएगा और राष्ट्रपति के बारे में ये बताते हैं और ये कंट्रोल करते हैं। संघ व राज्यों के लेखों संबंधित विवरण राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, यानी केंद्र और राज्यों के संबंध में जो भी कोई लेन देन के जो मामले हैं वो सीएजी होता है, वो किसको राष्ट्रपति से पूछेगा कि क्या इतने पैसे हमने क्या है संबंधित राज्य को देने और इतने पैसे क्या उनसे लेने हैं, तो ये क्या राष्ट्रपति से पूछता है। क्यों सीएजी परिवर्तन होता है। सीएजी की बात करते हैं अगर राष्ट्रपति पद पर है और सीएजी है 6 वर्ष के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है तो वो क्या पद से चला गया, मानते हैं कि अगला सीएजी जब आता है तो उसके पास सारी रिकॉर्ड नहीं होती, तो सारे रिकॉर्ड तो होंगे लेकिन उसे पता नहीं रहता कि क्या इस मामले से पैसे मांग रहे नहीं, तो वो राष्ट्रपति से पूछेगा कि हमने इस राज्य को इतने पैसे दिए हैं, इससे इतने पैसे लेने हैं। तो उससे संबंधित जो मामले हैं संविधान का अनुच्छेद 150 है इसमें लिखा गया है कि किसी भी संघीय व राज्य से संबंधित कोई लोक लेखा है, लेखा संबंधित कोई नियम राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 151 क्या कहता है, अकेक्षण यानी ऑडिटिंग। अकेक्षण की बात करते हैं, ऑडिटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। आरएस की बात करते हैं, आरएस का जो मेंस का पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें अकेक्षण एक विस्तृत टॉपिक है। अकेक्षण क्या है, दिया हुआ अकाउंटेबिलिटी है, इसमें सभी जो अकाउंट खाते हैं यानी किस आधार पर उनको वेतन का निर्धारण किया जाएगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो उनसे अकाउंट क्या कहता है, अकेक्षण प्रतिवेदन। अकेक्षण क्या है, प्रतिवेदन है यानी अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है यानी रिकॉर्ड रखे जाएंगे कि किस में रिपोर्ट दी जाएगी, रिकॉर्ड रखे जाएंगे किस आधार पर इनका अकाउंट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड है। जैसे आरएस का भी एग्जाम एक तरह का एग्जाम है तो इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी है, ये तो प्री में तो नहीं आता लेकिन मेंस का जब एग्जाम होगा तो इसमें अकाउंटेबिलिटी की एक बुक होती है। इसमें संबंधित जो राज्य के आरएस अधिकारी है उनके द्वारा किस किस विधि लेखा के आधार पर संबंधित में क्या है पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, एकत्रित किए जाएंगे, टैक्स के रूप में आते हैं। संबंधित जो क्या है इनकम टैक्स है, शराब का टैक्स है, जीएसटी है, अन्य विभिन्न प्रकारों से क्या टैक्स का जो वितरण होता है, अकेक्षण होता है, उनका रिकॉर्ड रखना होता है।
और यह जो पैसे होते हैं संबंधित जो राज्य है वो केंद्र को भेजेगा। केंद्र का जो CAG होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसके अधीन ये पैसे रहते हैं। तो इसकी रिपोर्ट है, एक्शन की जो रिपोर्ट है, यानी इसके पास इतने पैसे संबंधित राज्य से इस स्तर में है, इसकी जो रिपोर्ट है वो संविधान के अनुच्छेद 151 में है, इसका वर्णन किया गया है कि 151 में क्या है, जो CAG है वो एक्शन की यानी रिपोर्ट रखेगा, कितना लेन देन हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितना ब्यौरा दिया है, इसकी रिपोर्ट किस में रखता है, अनुच्छेद 151 में है। तो ये हमारे क्या थे, CAG संबंधित क्या है, अनुच्छेद से, ये क्या है, CAG से संबंधित क्या है, अनुच्छेद से, इसके बारे में क्या है, ये विवरण किया गया था। 148 क्या कहता है, भारत का CAG होगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रण क्यों कहा जाता है कि जो भी पैसे संसद के द्वारा निकल जाते हैं उसके अधीन रखते हैं और इनसे उचित कार्यों के लिए वो प्रयोग किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए महालेखा परीक्षक कहा जाता है। 149 की बात करते हैं, CAG के कार्य हैं और उसकी क्या शक्तियां हैं। 150 संघ व राज्यों के संबंधित कोई लेन देन है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर कि इसके साथ हमारी इतनी लेन देन है या नहीं है। 151 क्या कहता है, अपेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जारी करता है। तो ये हमारा भारत की संघ सरकार का जो विवरण है वो पूरा होता है। हम चले थे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 हमने क्या पढ़ा था, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। 1 से 4 क्या पढ़ा था, संघ व उसका राज्य क्षेत्र है। 5 से 11 नागरिकता पढ़ा था। 12 से 35 मौलिक अधिकार है। 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। 52 से 151 जो क्या है केंद्र सरकार, इसके बारे में हमने कहे विस्तारपूर्वक कहे चर्चा की है। ये भारत का जो संविधान है वो कंप्लीट होता है। आज भारत के संविधान को हम अंतिम विदाई देते हैं। अब इसके बाद हम क्या, हम राजस्थान में एंट्री करेंगे कि राजस्थान का जो संविधान है उसके बारे में क्या है चर्चा करेंगे। तो 152 से 237 में राज्य से संबंधित क्या प्रावधान है वो किए गए हैं। 238 निश्चित है, खाली है। 239 से 242 की अगर बात करेंगे तो उसमें निर्वाचन आयोग का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। 243 से 264 की अगर बात करते हैं तो इसमें वित्त लेखा के संबंधित क्या कुछ नीतियां उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। 263 से 300 तक राजभाषा है और इससे उन्मुक्ति है प्रकीर्ण, इस प्रकार आगे चलते जाएंगे। 352 है, 356 है, 358 ये भाग में पढ़ लिया था। भाग 18 में आता है, इसके बारे में हमने क्या है राष्ट्रपति जब पढ़ा था उसके साथ आपातकाल की चर्चा की थी तो वहां पर ये पढ़ लिया था। तो हमारा भारत का जो संविधान वो कंप्लीट होता है। अब हम राजस्थान में एंट्री करेंगे और उसको भी क्या अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया। नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं, समझने की कोशिश नहीं की होगी तो नहीं आया। वैसे क्या बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। किसी को जरूरत हो देख सकते हैं, न हो तो वही है पैसे दें और किसी से और कहाँ से क्या आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। प्लीज़ बहनों का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि मायके कभी कभी आती है, ससुराल में रहना होता है, ससुराल में जाते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें और क्या है उनको जो 4 दिन है 5 दिन 10 दिन जितने भी दिन आए उनसे अच्छी वार्तालाप करें। और जिन बहनों की शादी नहीं हुई है, जिन भाई के बहनों की या बेटियों की शादी नहीं हुई है तो उन पर ध्यान दीजिए। 1-2 साल की मेहमान है, कोई 1 साल की है, कोई 2 साल की, कोई महीने भर की है, कोई 20 दिन की है, कोई 1.5 महीने की है, चली जाएगी, ठीक है। तो उनको क्या है विशेष रूप से ध्यान दें और आप अपनी तैयारी की ओर अग्रसर रहें और इसी प्रकार की तैयारी करते हुए सुचारू रूप से हंसी खुशी के साथ इसी माहौल में आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। राजस्थान को, संविधान को, चर्चा को लेकर के हम अगले सेशन में मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।